चलिए, तो लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे एफआरएसआर का, कहाँ तक किए थे कोई हमको बताइएगा। कहाँ तक हम लोग लास्ट कल परसों लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें डिस्कस किए थे। मुझे लगता है यहाँ तक मिनिस्ट्रियल सर्वेंट, लोकल फंड, मिलिट्री ऑफिसर तक हम लोग देखे हुए थे। 9 का 18, 16, 17, 18, अच्छा यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे ना। मिनिस्ट्रियल सर्वेंट हम लोग देखे थे, और आपका मंथ क्या होता है वो भी हम लोग देखे थे। चलिए, चलिए फटाफट से हमको बताइए एक दो सवाल का जवाब। एफ आर एस आर जो है लागू कब से हुआ था, फटाफट से बताइए। एफ आर एस आर लागू कब से हुआ था। एफ आर एस आर लागू हुआ था 1122, है ना। फर्स्ट आपका जनवरी 1922। अच्छा बताइए, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हमको बताता है कि पहले अगर कोई हमारा रूल चालू था, बाद में भी रहेगा। आर्टिकल 372। वेरी गुड, आर्टिकल 372। एफ आर एस आर का एट प्रेजेंट कितना पार्ट है, एक बार बता दीजिए फटाफट से। अभी टोटल कितना पार्ट है इसका एट प्रेजेंट हमारा 4 पार्ट है। पार्ट हम पूछे हैं, 4 पार्ट है ना। जैसे आपका पार्ट 1 क्या बताता है, हमारा पार्ट 1 क्या है। पार्ट 1 क्या बताता है बताइए फटाफट से, 5 मिनट में रिवाइज करना है इसको। पार्ट 1 बताता है जनरल प्रोविजंस। पार्ट 2 बताता है, पार्ट 2 क्या बताता है फटाफट से लिखना है। फटाफट से, पार्ट 2 बताता है टीए रूल्स। पार्ट 2 बताता है टीए रूल्स। पार्ट 3 क्या बताता है बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के भीतर एक है। पार्ट 3 बताता है, पार्ट 3 बताता है आकाश, वेरी गुड। सीताराम विशाल, वेरी गुड। लीव रूल बताता है आपका पार्ट 3। अच्छा बताइए, लीव रूल कौन सा है, 1972 है या 2021 है। लीव रूल कौन सा है, 1972 या फिर 2021। चलिए 1972 है। अच्छा बताइए, डीए डीआर एचआरए के बारे में कहाँ पे बताया गया। डीए डीआर एचआरए ये सब के बारे में आपका पार्ट 4 में बताया गया। अच्छा बताइए, हमारा जो रेगुलेटिंग डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है। एफ आर एस आर का रेगुलेटिंग डिपार्टमेंट का नाम क्या है फटाफट। डीओपीटी, वेरी गुड, डीओपीटी। अच्छा बताइए, मिनिस्ट्री आपका कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसको रेगुलेट करता है। कौन सा मिनिस्ट्री रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस रेगुलेट करता है। टोटल कितना चैप्टर है आपका पार्ट 1 में, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन पार्ट 1, टोटल 13 चैप्टर है, और 130 जो है हमारा रूल है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बताइए, ज्वाइनिंग टाइम के बारे में कहाँ पे बताया गया, कौन सा अपेंडिक्स, कौन सा पार्ट कहाँ पे बताया गया ज्वाइनिंग टाइम के बारे में। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बताया गया अपेंडिक्स 10 में आपका ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बताया गया। अच्छा बताइए आगे, हाँ। हम्म, क्या रेलवे का कोई एम्प्लॉय है उसके ऊपर एफ आर एस आर लागू होगा कि नहीं। रेलवे का एम्प्लॉय है उसके ऊपर लागू होगा कि नहीं। नो किसने बताया, फटाफट देख लेते हैं एक बार। शहीदा जी बोले नो, बाकी लोग बोल रहा है यस। देखिए, हम लोग देखे थे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका पे जो है सिविल एस्टीमेट से डेबिटेबल है, उनके ऊपर आपका ये लागू है। तो रेलवे हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर ये लागू होगा। ठीक है, आपका ऑल इंडिया सर्विस वाला के ऊपर लागू होगा कि नहीं बताइए। ऑल इंडिया सर्विस वाला, ऑल इंडिया सर्विस वाला के ऊपर, उनके ऊपर भी ये रूल आपका लागू हो जाएगा। अच्छा बताइए, कोई सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका टेम्पोररीली ट्रांसफर हुआ है और जहां पे उसका पे जो है डिफेंस एस्टीमेट से बन रहा है, लागू होगा कि नहीं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे भी आपका लागू हो जाएगा, बढ़िया है। अच्छा, पर्सोनेल ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम करता है उसके ऊपर लागू होगा या नहीं, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में। चलिए उनके ऊपर भी लागू होगा। अच्छा, आर्मी नेवी रेगुलेशंस से जो लोग गवर्न होते हैं उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा बताइए, पावर टू रिलैक्स, कोई प्रोविजन जो है उसमें रिलैक्स करने का पावर किसके पास दिया गया, कंकरेंस किसके साथ लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का कॉन्करेंस लेना है। एफ आर 5A में ये बात बताया गया है ना। चलिए, डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में कहाँ पे बताया गया, धैत तेरी, डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में कहाँ पे बताया गया। डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में आपका बताया गया, बिल्कुल 6 में बताया गया है ना, 6 में है। 7 में आपका आपका इंटरप्रिटेशन के बारे में बता, अच्छा अच्छा 6 और 7, अच्छा 7, बिल्कुल 6 और 7, वेरी गुड। 6 और 7 में आपका बताया गया, 6 में बताया गया डेलीगेशन ऑफ पावर में कौन सा पावर है जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। और 7 हमको बताता है कि डेलीगेट करने के लिए किसका कंसल्टेशन चाहिए, है ना। डेलीगेट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या डेलीगेट करने के लिए कंसल्टेशन किसका चाहिए, तो कंसल्टेशन चाहिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का। चलिए, इंटरप्रिटेशन का पावर किसके पास है बताइए। इंटरप्रिटेशन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है आपका इंटरप्रिटेशन का पावर। कहाँ पे बताया गया, रूल नंबर बताइए, रूल नंबर बताइए। रूल नंबर 8 पे बताया गया, बहुत बढ़िया है।
चलिए अब डेफिनेशन में आ जाते हैं फटाफट से। अच्छा बताइए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में बताया गया एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, आर्टिकल 239 के तहत जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है बताइए, एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट करेगा आपका प्रेसिडेंट करेगा। चलिए बहुत बढ़िया है, कैडर वैडर ये सब हम लोग देख लिए। अच्छा बताइए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आपका कंपनसेटरी अलाउंस है या नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस ये कंपनसेटरी अलाउंस है या नहीं, बिल्कुल ये हमारा कंपनसेटरी अलाउंस है। अच्छा बताइए सम्चुअरी अलाउंस, ये आपका इसके भीतर आएगा या नहीं, सम्चुअरी जो है वो आपका नहीं आएगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ज्वाइनिंग टाइम वेदर इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट, ज्वाइनिंग टाइम को आपका ड्यूटी ट्रीट करना है या नहीं, बिल्कुल इसको भी हम लोग ड्यूटी ट्रीट करेंगे। अच्छा एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। हाँ सर, आज आज सर नहीं खाएंगे सर, गला बैठ गया है। ठीक ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। अच्छा बताइए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और वो एग्ज़ाम जो था ऑब्लिगेटरी नहीं था, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या वो पीरियड ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा या फिर आपको कोई छुट्टी वुट्टी लेना रहेगा, तो वहाँ पे आपको स्पेशल छुट्टी, आपको स्पेशल सीएल वगैरह जो है वो लेना पड़ेगा, है ना। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। हाँ बताइए आपका जो फीस है उसका पेमेंट कहाँ से होता है, मतलब फीस और ऑनरेरियम के भीतर अगर बोले बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, फीस और ऑनरेरियम के भीतर किसका पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड से होता है, फीस और ऑनरेरियम इन दोनों के भीतर किसका पेमेंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऑनरेरियम का पेमेंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा बताइए फीस और ऑनरेरियम इस ये आपका रिकरिंग एक्सपेंडिचर है या नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, फीस और ऑनरेरियम जो है ये आपका दोनों हो सकता है, आपका रिकरिंग भी हो सकता है नॉन रिकरिंग भी हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लियन हम लोग। अच्छा बताइए लियन को कहाँ पे डिफाइन किया गया, लियन को कहाँ पे डिफाइन किया गया, बिल्कुल एफआर 9 के 13 में आपका अच्छा ड्यूटी को कहाँ डिफाइन किया गया था बताइए, तो ड्यूटी को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, बिल्कुल 9 के 6 में आपका ड्यूटी को डिफाइन किया गया था। अच्छा बताइए लियन मैक्सिमम कितने साल तक के लिए, हम लोग जो लास्ट दिन देखे हुए थे आपका लियन को, वहाँ पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे गए, मैक्सिमम कितने दिन के लिए रहेगा, तो 2 से 3 साल के लिए आपका रहता है। आज हम लोग कुछ और कंडीशन देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए लोकल फंड, मिनिस्ट्री, मिलिट्री सर्विस, अच्छा ये सब हम लोग देख लिए थे, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट देख लिए थे। अच्छा मंथ का मतलब क्या होता है, मंथ को अगर हम लोग बात करें, मंथ का मतलब हो जाएगा कैलेंडर मंथ, है ना, मंथ का मतलब हो जाएगा कैलेंडर मंथ। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट दिन डिस्कस कर लिए थे, आज हम लोग उसके बाद से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 के 19 से। चलिए अब 9 का 19 हमको क्या बताता है देखिए, तो 9 के 19, एक मिनट प्लीज वेट करिए, 9 के 19 हमको बता रहा है कि ऑफिशिएट का डेफिनेशन क्या है। हम लोग ऑफिशिएटिंग के बारे में बात करते हैं, तो बोल रहा है कि ऑफिशिएट आप किसको बोलेंगे, तो बोला जी ऑफिशिएट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ ए पोस्ट ऑन विच अनदर पर्सन होल्ड ए लियन, तो किसी दूसरे, एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का लियन है और वहाँ पे जाके हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑफिशिएट करना, ठीक है। तो मतलब जिस पोस्ट में मेरा लियन नहीं है, किसी दूसरे का लियन है, वहाँ पे हम जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उसको बोला जा रहा है कि ऑफिशिएट करना। अब यहाँ पे ये भी बोला गया कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर किसी का लियन नहीं है, कोई एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर किसी का भी लियन नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे ऑफिशिएट कर सकते हैं। तो बोला जा रही है गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट इन ए वैकेंट पोस्ट ऑन विच नो अदर गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड्स ए लियन, तो कोई एक पोस्ट है जो वैकेंट है, वहाँ पे कोई है नहीं, तो वहाँ पे भी हम लोग ऑफिशिएट कर सकते हैं। तो 9 के 19 में ऑफिशिएट को आपका डिफाइन किया गया। आगे आते हैं 9 के 20 जहाँ पे बताया गया ओवरसीज पे, तो ओवरसीज पे क्या है, तो बोला जा रहा है ओवरसीज पे, ओवरसी मतलब क्या होता है, फॉरेन वगैरह की आप बात कर सकते हैं, है ना, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश के बारे में। तो बोला जा रहा है ओवरसीज पेज मीन्स पे granted to a government servant in consideration of the fact that he is serving a country
अदर देन हिज कंट्री ऑफ डोमिसाइल। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर रहा है, जहां पे उनका घर है, जो डोमिसाइल उनका है, उसको छोड़ के किसी दूसरे कंट्री को वो सर्व कर रहा है। तो इसके लिए जो पे उनको दिया जाएगा, जो पे उनको ग्रांट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा ओवरसीज पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरसीज पे। ठीक है, आगे आते हैं 9 के 21 का ये, इसको भी आपको याद रख लेना है। 9 के 21 का ए, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। डिफाइन किसको किया गया, यहाँ पे पे को डिफाइन किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पहले एक बार डिस्कस किए हुए थे कि जैसे हम शुरू में जितना रूल नंबर देखे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम आपको कोई बोले तो देखिए शॉर्ट टाइटल वगैरह ये तो आपका रहेगा, एप्लीकेबिलिटी रहेगा, ये उतना ज़्यादा पर्सनली हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। पर आपका यहाँ पे सॉरी, ये तो आपका डेलीगेशन वगैरह गया। 9 के 6 जो एफर 9 के 6 है, जहाँ पे ड्यूटी को डिफाइन किया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 9-6 जो है उसमें आपका ड्यूटी बताया गया था। ठीक है, फीस और ऑनरेरियम जो है ये भी एग्जाम पे पूछता है। फीस जो है 9 के 6 के ए में है, और आपका ऑनरेरियम जो है 9 के 9 में हमारा ऑनरेरियम जो है उसको बताया गया। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है ना। ज्वाइनिंग टाइम तो हम लोग देखे थे, अपेंडिक्स 10 था और यहाँ पे भी 10 था, तो वो भी है। लियन जो है ये खतरनाक इंपॉर्टेंट। और आज एक और चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, जैसे एफआर 9 के 13 में लियन के बारे में बताया गया, सिमिलरली लियन का रिटेंशन क्या होगा, उसका जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में जो डिटेल्स में जानकारी है वो एफआर 13 में है। तो आपको याद रखना एफआर 13 जो है उसमें आपका लियन के बारे में भी बताया गया है ना, और एफआर 9 का 13 जो है उसमें लियन को डिफाइन किया गया है ना। तो ये भी हमको आसान याद हो जाता है, याद रखने वाला। तो ये पर्सनली हमको लगता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये है अगला इंपॉर्टेंट, एग्जाम पे देख लीजिएगा, आप एग्जाम दीजिएगा तो मुझे लगता है ये 4-5 मैं रूल जो बोल रहा हूँ ना, इसके भीतर एक आपको पूछा जाने वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, पे का मतलब क्या है, तो बोला जा रहा पे मीन्स एन अमाउंट ड्रॉन मंथली। कोई एक अमाउंट है जिसको हम लोग मंथली ड्रॉ करते हैं, है ना। पे मीन्स एन अमाउंट ड्रॉन मंथली इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल 2016। तो सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल 2016 के तहत जैसे हमारा पे मैट्रिक्स में बताया गया, उसी तरीके से जो हम लोग मंथली पे ड्रॉ करते हैं, है ना, तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पे मीन्स एन अमाउंट ड्रॉन मंथली, है ना। तो मंथली में क्या क्या हमको आता है, क्या क्या हमको मिलता है, तो देखिए यहाँ पे 3 दिया गया, ये भी एग्जाम पे सवाल पूछता है। जैसे आपका बेसिक पे, तो आपको सवाल पूछेगा बेसिक पे को कहाँ पे बताया गया, तो आपको याद रखना है 9 के 21 के एक में, 9-21 के एक में आपका बेसिक पे को बताया गया। और बेसिक पे को हम लोग दूसरा और एक नाम से भी जानते हैं, कोई बताइएगा किस नाम से जानते हैं। बेसिक पे को और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं, आगे जब हम लोग देखेंगे। देखिए रूल नंबर सारा याद नहीं करना पड़ेगा, पर जितना हो सकता है, जितना आप याद कर सकते हैं उतना हमको याद करते जाना है। ठीक है, चलिए, तो 9 के 1 के 1 इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं बताइए, किसी को याद आ रहा है। एमोलूमेंट्स तो आ जाता है, बहुत कुछ उसमें आता है। देखिए इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव पे, जो बेसिक पे रहता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव पे। आगे देखिएगा इस शब्द को बहुत बार आपका यूज़ किया जाएगा, सब्सटेंटिव पे। तो जहाँ पे भी आपको सब्सटेंटिव पे बोला जाएगा, आप मान लीजिए वो आपका बेसिक पे है। ठीक है, सब्सटेंटिव पे जो है वो आपका बेसिक पे को ही हम लोग सब्सटेंटिव पे बोलते हैं। तो आगे हमको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पे के भीतर क्या है, तो बोला जा रहा है बेसिक पे आ जाएगा। और इसके बेसिक पे रहेगा, तो बेसिक पे के साथ कोई दूसरा पे नहीं रहता है ना, बेसिक पे अलग होता है, ये अलग है। स्पेशल पे अलग होता है, पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए मान लीजिए या दूसरे पर्पज से किसी को स्पेशल पे दिया जा रहा है, तो वो स्पेशल पे को आपको अलग रखना है। तो पहले 9 के 21 के एक में आपका बताया गया अबाउट बेसिक पे। तो हमारा पे के भीतर क्या क्या आएगा, तो बोल रहे हैं मंथली जो अमाउंट हम ड्रॉ करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोला जा रहा है आपको बेसिक पे ले लेना है, उसके साथ आपको ओवरसीज पे या कोई स्पेशल पे या कोई पर्सनल पे, तो जो भी आपको दिया जाता है उसको भी आपको ले लेना है।
साथ में बोला गया एनी अदर एमोलूमेंट्स स्पेशली क्लास्ड एज पे बाय द प्रेसिडेंट। तो ये तीनों जो चीज़ है आपका पे के डेफिनेशन के भीतर आता है। तो पहला क्या हो गया, बेसिक पे, अदर देन द स्पेशल पे, और पे ग्रांटेड इन व्यू ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग ए पोस्ट सब्सटेंटिवली। तो कोई एक पोस्ट को परमानेंटली या सब्सटेंटिवली होल्ड करने के लिए हमको जो पे मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक पे, है ना। या फिर ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में भी आप होल्ड करते हैं तो वहाँ पे भी जो पे दिया जाता है तो उसको हम लोग हमारा बेसिक पे रहेगा। तो पहला आ गया पे के भीतर बेसिक पे। बेसिक पे के साथ जुड़ गया हमारा दूसरा जो भी पे होगा, ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, ये सारा भी पे के भीतर ही आता है। फिर आपका कोई दूसरे प्रकार का एमोलूमेंट्स अगर मिलता है जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा क्लासिफाई किया गया है एज पे, तो वो भी आपका पे के भीतर आ जाएगा। तो ये होता है मेरा पे। अब पे जब मेरा आया, इसके साथ जो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक और अलाउंस दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो पे है, उसके साथ जो और अलाउंस आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ठीक है। अब यहां से आपको और एक सवाल एग्जाम पे पूछता है कि एनपीए जो है उसका परसेंटेज कितना है एट प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पे पूछा जाने का तगड़ा चांस है। एनपीए जो है एट प्रेजेंट कितना परसेंट है, तो ये आपका 20% है। और जो मेरा बेसिक पे है साथ में जो मेरा एनपीए है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो बोला जा रहा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसका जो सैलरी होता है उनसे ज़्यादा मेरा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पे का डेफिनेशन जब हम करते हैं, पे को जब डिफाइन करते हैं, उसके भीतर क्या क्या चीज़ आता है। म्यूट कर लीजिए आकाश जी। आकाश जी आप बाइक, आकाश जी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप घर पे जाके क्लास करिए। बाइक चलाते चलाते क्लास करना सबसे ज़्यादा खराब आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको जॉब उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपका ज़िंदगी है। तो आप अभी डिस्कनेक्ट हो जाइए और घर पे जाके आप क्लास पे ज्वाइन करिएगा। रिकॉर्डिंग में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में आप देखिए। ठीक है, इतना सीरियस स्टूडेंट हमको नहीं चाहिए। ठीक है, आप आराम से जाओ भाई, अभी रखिए, आप हमको डरा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पे के भीतर हम लोग क्या क्या देखे, जब हम पे को डिफाइन किए तो पे के भीतर हमारा क्या क्या आया। तो पे के भीतर पहला आ गया मेरा बेसिक पे। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे बताया गया, तो 9 के 21 के ए के 1 में, है ना। 9 21 ए 1 हम आपको याद रखना है। 9 के 21 के ए के 1 में बताया गया बेसिक पे के बारे में। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम पे आपका जो आईपी एग्जाम होता है ना, खास करके आप अगर आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका रूल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जो डायरेक्ट सवाल रहता है। ठीक है, आपको खाली वहाँ पे रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चीज़ का जगह नहीं है। खाली समझ के कोई आईपी बन नहीं सकता, है ना। जो रटेगा, मतलब समझना तो आपको है, कंसेप्ट तो चाहिए, पर साथ में आपको रटना भी पड़ेगा। भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इवन पीएस ग्रुप बी एग्ज़ाम जो रहता है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में लोग जाते हैं, पर वहाँ पे भी आपका कुछ पोर्शन 10% के आसपास क्वेश्चन एटलीस्ट आपका पूरा रटने वाला रहेगा, जहाँ पे आपका 2-4 रूल नंबर, आपका वेब एड्रेस वगैरह, ये सब अनाप शनाप क्वेश्चन जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इस प्रकार का सवाल रहेगा एग्जाम पे। ठीक है, पर आपके पास इतना पावर नहीं है जो क्वेश्चन सेटर को जज करिएगा कि भाई तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछे हो, जिस कारण से हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो 9 के 21 के ए में क्या बताया गया, बेसिक पे के बारे में बताया गया। फिर 9 के 21 के ए के 2 में किसके बारे में बताया गया, तो इसमें बताया गया आपका ओपीएस के बारे में। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ओपीएस। ठीक है, पहला गया बेसिक पे, पहले गया बेसिक पे, है ना। बहुत अच्छा एक कोचिंग सेंटर भी है बेसिक पे नाम का, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी उनका है। तो आपका बेसिक पे एक आपका हो गया। तो बेसिक पे गया कहाँ पे, 9 के 21 के ए के 1 में। फिर आ गया हम लोग, सॉरी ओबीएस नहीं है, ओपीएस है, ओल्ड पेंशन सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, इसके ओ में आता है ओवरसीज पे,
पी में क्या आता है, पर्सनल पे, एस में क्या आता है, स्पेशल पे। ओवरसीज पे का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग देख लिए, कौन सा वाला रूल में बताया गया था, किसी को याद है कौन सा रूल में बताया गया था ओवरसीज पे? जितना हमको याद आ रहा है 20 में था, है ना, एक बार कंफर्म करिए। 20 में, हाँ 20 में ही था, हम लोग लास्ट रूल जो था आपका ओवरसीज पे देखे हुए थे, ठीक है। ओवरसीज जो था वो आपका था। आप इसको 2020 का ओवर याद रख सकते हैं, है ना, 9 के 20 में 20 ओवर का होता है ना अभी 2020, तो 20 में 2020 वाला है 20 ओवर वाला, तो ओवरसीज पे को 20 में आपका डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ओवरसीज पे, आपका पर्सनल पे और आपका स्पेशल पे, ये तीनों को आपका लिया गया किसके भीतर, 9 के 21 के 1 के 2 के भीतर। फिर क्या लिया गया, फिर तीसरा में आ गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमेशा अंत में आते ही हैं, कहीं पे ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट ने हम लोगों को खाली छोड़े हैं। तो बोला गया यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है, और उन्होंने बोला कोई दूसरा प्रकार का अगर कोई एमोलूमेंट रहेगा जिसको एज पे क्लासीफाई किया गया तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो ये 3 तो मेरा हो गया। अब इसके साथ साथ हमको क्या बोला गया भाई, एनपीए जो है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है, वो भी आपका आ जाएगा पे के डेफिनेशन के भीतर, वो भी हमारा पे के भीतर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये हमको याद रखना है। फिर क्या बोला जा रहा है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है कितना परसेंटेज होता है बेसिक पे का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है एक बार फटाफट बता दीजिए पब्लिक चैट में, हम तो लगता है 5-10 बार ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर भी एक बार बता दीजिए आप लोग कितना परसेंटेज होता है। ये डायरेक्ट सवाल पूछने वाला है, 20%, है ना, याद रख लीजिएगा तो लाइव जिंगल आला, नहीं तो पूरा गया साला। फिर आ जाता है आपका बेसिक पे प्लस एनपीए मिला के कितना हो सकता है मैक्सिमम, फटाफट बता दीजिए, 2,37,500 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग, ये पे को हम लोग देख लिया, बात बताइए पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, 9 के 21 के भीतर हम लोग देखें, एफ आर 9 के 21 के ए में, एफ आर 9 के 21 के ए में आपका पे को डिफाइन किया गया था, ठीक है, 921 ए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया 9 के 22 में परमानेंट पोस्ट को डिफाइन किया गया। 9 के 22 परमानेंट पोस्ट, ये सवाल पूछने लायक है नहीं जितना हमको पर्सनल फील होता है। पर्सनल पे जो है आपको रोल नंबर पूछ सकता है, परमानेंट पोस्ट जो है पूछा जाने का चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। आपका 9 के 22 में परमानेंट पोस्ट के बारे में बताया गया, क्या बोला जा रहा है कि परमानेंट पोस्ट मीन्स ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनिट रेट ऑफ पे विदाउट एनी टाइम लिमिट, है ना। तो आपको डेफिनिट रेट में पे मिलते जाएगा विदाउट एनी टाइम लिमिट, मतलब उसके लिए फर्दर कोई सैंक्शन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो पोस्ट में हमको पे मिलते ही जाएगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो परमानेंट रेट पे, परमानेंट पोस्ट में क्या होगा, हमको डेफिनिट रेट में पे मिलेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। परमानेंट में डेफिनिट रेट में पे मिलेगा विदाउट एनी टाइम लिमिट। अब आते हैं हम लोग 9 के 23 में। 9 के 23 में आता है पर्सनल पे, ठीक है। 9 के 23 में क्या बताया गया, 9 के 23 में बताया गया पर्सनल पे। तो पर्सनल के पे क्या होता है, तो हम लोग देखें कि ये भी एक एडिशनल पे। अच्छा बताइए, आपका पर्सनल पे को पे के भीतर आएगा, ये कौन सा रूल में बताया गया था, पर्सनल पे पे के भीतर आएगा 9 के 21 के ए का, कहाँ ए का 1 2 कहाँ पे था, बिल्कुल 9 के 21 के ए के 2 के भीतर, वेरी गुड रोहन जी, 9 के 21 का ए का बी नहीं था, वो 2 था, है ना, ए के 2 के भीतर था, ठीक है। चलिए अब पर्सनल पे क्या होता है, तो पर्सनल पे को आप इस तरीके से समझिए, बोला जा रहा है अगर कभी किसी का सब्सटेंटिव पे मतलब बेसिक पे में लॉस हो जाता है ना, तो उस लॉस को पूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए वहां पे उनको एक पर्सनल पे दिया जा सकता है, पे प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। सेव टू सेव फ्रॉम, देखिए एडिशनल पे ग्रांटेड टू, क्या बोला जा रहा है, पर्सनल पे मीन्स एन एडिशनल पे ग्रांटेड टू सेव फ्रॉम लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे। सब्सटेंटिव पे का मतलब क्या है, बेसिक पे, कोई इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इसके भीतर आपका नहीं आएगा। तो सब्सटेंटिव पे में अगर किसी का लॉस होता है किस कारण से,
किस कारण से, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए परमानेंट पोस्ट अदर देन टेन्योर पोस्ट ड्यू टू रिविजन ऑफ पे, अगर कहीं पे किसी का पे रिविजन हुआ, या फिर मान लीजिए एनी रिडक्शन टू द सब्सटेंटिव पे, किसी कारणवश उनका जो सब्सटेंटिव पे है उसमें रिडक्शन हुआ, बट इट इज नॉट ड्यू टू ए मेजर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीड्योर। देखिए, हमको जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है तो हमको लोअर टाइम स्केल में भेज दिया जाता है, लोअर स्टेज में भेजा जा सकता है। वहाँ पे मेरा जो सब्सटेंटिव पे है, मतलब बेसिक पे है, वो मान लीजिए 44,900 था, वहाँ से मान लीजिए 25,000 समथिंग हो गया, तो भाई 44 से हमको 25 में भेज दिया, लॉस तो मेरा हुआ है। पर दिस लॉस इज नॉट काउंटेड इन पर्सनल पे, उसको हम पर्सनल पे के भीतर नहीं लेंगे, वहाँ पे लॉस हुआ है डिसिप्लिनरी मेजर में। तो बोला जा रहा है डिसिप्लिनरी मेजर को छोड़ के किसी भी दूसरे कारण पे, जब कोई किसी का पे रिवीजन हो रहा था, है ना, या फिर कोई और कारणवश अगर किसी का एक्चुअल जो बेसिक पे है उससे उसका पे जो है घट जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको हम एक पे प्रोटेक्शन देंगे, और वहाँ पे जो एडिशनल अमाउंट हम उसको देंगे उसको हम बोलेंगे पर्सनल पे। जैसे मान लीजिए कि किसी का 44,900 था आपका बेसिक पे, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, हमको पूरा टाइम स्केल का चार्ट जो है हम याद करके बैठे हैं नहीं, तो हम मान लीजिए 44,900 से हमको क्या कर दिया, 25,500 में हमको भेज दिया गया, ठीक है। तो 44,900 से हमारा बेसिक पे कितना हो गया, 25,500। तो यहाँ पे मेरा सब्सटेंटिव पे कितना था, ये मेरा था सब्सटेंटिव पे। अब आ गए हम 25,500 में, ठीक है। अब मान लीजिए 25,500 से सपोज हमको जब पहला इंक्रीमेंट मिलेगा तो हमारा हो गया, सपोज देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ठीक है, इसको ज़्यादा, फिर मान लीजिए आपका इससे और कुछ बढ़ा तो मान लीजिए आपका हो गया 32,000, फिर कुछ और बढ़ा, इस तरीके से बढ़ते 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 कभी मेरा 44,900 होगा। अब देखिए, जब मेरा कितना था 44,900 एट द टाइम जब मेरा पे रिविजन हुआ, हमको लोअर स्टेज में किसी भी कारणवश अदरवाइज डिसिप्लिनरी मेजर हमको लोअर पे मिलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 44,900 से 25,500 को माइनस कर दीजिए, है ना, तो मान लीजिए सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 19,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 19,000 जो है हमको मिल जाएगा एज पर्सनल पे। अब मान लीजिए एक साल बाद एक इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे 28,000 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44,900 से माइनस करिए तो मान लीजिए 16,900, तो यहाँ पे हमको उस साल भर हमको क्या होगा, ये 16,900 करके हर महीने में पर्सनल पे मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो मान लीजिए 12,900, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये वाला मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कहीं पे भी मैंने दूसरा किसी भी चीज़ को यहाँ पे इसके साथ इंक्रीमेंट अगला किसी चीज़ को इसके साथ हमको नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ये वाला पैसा हमको जो मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल पे। क्लियर है ये वाला, क्लियर है यहाँ तक, एक बार बता दीजिए, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग प्रिजम्पटिव पे, आगे आते हैं हम लोग प्रिजम्पटिव पे। तो ये क्या बता रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई प्रिज्यूम करो, अनुमान कर लो, सोच लो, अगर तुम काम करते, है ना, अगर तुम होते तो हम ये करते, अगर तुम होते तो हम वो करते, पर बात है कि वो है नहीं, है ना। तो वही बात के बारे में यहाँ पे बताया गया, प्रिजम्पटिव पे ऑफ ए पोस्ट, जहाँ पे हमको ये प्रिज्यूम करना है अगर ये व्यक्ति, ये बंदा काम करता तो उसको कितना मिलता, है ना, तो जाके वहां पे उसको सेट कर दो। तो क्या बोला जा रहा है, प्रिजम्पटिव पे का मतलब बोला जा रहा है प्रिजम्पटिव पे ऑफ ए पोस्ट मीन्स ए पे विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट वुड बी एंटाइटल्ड, वुड बी एंटाइटल्ड मतलब वो आपका एंटाइटल्ड होता, जैसे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, अब बोला जा रहा है कि वो अगर जिंदा होता इस टाइम पे उसका पे होता इतना, है ना, तो वुड बी एंटाइटल्ड, आपका एंटाइटल्ड होता अगर वो इस दौरान काम करता,
ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका बोला जा रहा है प्रिजम्पटिव पे ऑफ ए पोस्ट मीन्स टू विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट वुड बी एंटाइटल्ड इफ ही हेल्ड द पोस्ट सब्सटेंटिवली were performing the duties but do not include any special pay unless the government servant discharges the work or responsibility. तो अगर अगर हमको ऐसा कभी केस हुआ, ऐसा कोई सिचुएशन हुआ तो जहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम काम करते तो इतना अमाउंट हमको दिया जाता, तो वहाँ पे ये जो पे हमको मिलता है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे लेके मेरा फिक्सेशन होता है तो उसी को बोला जाता है प्रिजम्पटिव पे, है ना, जहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लिया। अब बोला जा रहा है प्रिजम्पटिव पे के भीतर गवर्नमेंट सर्वेंट would be entitled if he had held the post substantively, अगर वो उस पोस्ट को सब्सटेंटिवली हेल्ड करता, अगर वहाँ पे काम करता तो जो पे मिलता उसको हम लोग प्रिजम्पटिव पे बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज बट डू नॉट इंक्लूड द स्पेशल पे, इसके भीतर स्पेशल पे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, तो बोला जा रहा है जब, देखिए यहाँ पे एक्चुअल खंडा क्या हुआ, हम अगर काम करते तो हमको इतना मिलता, पर हम एक्चुअल में मान लीजिए काम किया नहीं, तो अगर हम काम किया नहीं तो हमको स्पेशल पे तो देगा नहीं, है ना। तो वहाँ पे हमारा जो बेसिक है, जो मेरा मान लीजिए सब्सटेंटिवली जो हमारा पेमेंट होना चाहिए था वो अमाउंट हमको मिलेगा, पर जो स्पेशल पे है वो नहीं मिलेगा। स्पेशल पे कब मिल सकता है, तो अगर हमने वो काम एक्चुअल में किया होता तो वहाँ पे हमको क्या हो सकता है, प्रिजम्पटिव पे जो है मिल जाता, है ना। तो ये बात आपका यहाँ पे बताया गया है। प्रिजम्पटिव पे क्या होता है, तो प्रिजम्पटिव पे ऑफ ए पोस्ट मीन्स ए पे टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड बी एंटाइटल्ड इफ ही हैड हेल्ड द पोस्ट सब्सटेंटिवली। कोई भी पोस्ट को अगर सब्सटेंटिवली गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा होल्ड किया जाता, उस दौरान उनको अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जितना पैसा मिलता तो उस पे को हम लोग बोलेंगे प्रिजम्पटिव पे। जैसे होता है, कौन सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का आपका मान लीजिए किसी को सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड करने के बाद उसका क्या हो रहा था, पे आपका नीचे आ गया, 50% में आ गया, है ना। तो वहां पे मान लीजिए आपको इस प्रकार का कोई घटना अगर आता है, अब मान लीजिए सस्पेंशन जो है वो फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी हो गया। अब सस्पेंशन अगर फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी होता है तो सस्पेंशन आपका जस्टिफाइड और रहेगा नहीं, है ना। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे हम उठा के जहां पे 50% मिल रहा था वहां पे उठा के हम क्या करेंगे, उनको प्रिज्यूम करेंगे कि भाई ये काम किया था, तो काम अगर करता तो उसका सैलरी यहाँ पे फिक्स होना चाहिए था, है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिजम्पटिव पे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिज्यूम किया, एज्यूम कर लिया अगर वो काम करता तो इस टाइम पे आके उनको इतना इतना इंक्रीमेंट मिलता या जो होता, होने के बाद वो आपका मान लीजिए यहाँ पे इतने में जाके उसका सैलरी फिक्स होता, ठीक है। तो जहाँ पे हम प्रिज्यूम करते हैं कि किसी को कितना अमाउंट मिलेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पटिव पे, ठीक है। तो ये प्रिज्यूमटिव पे जो है इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, 9 के 24 के भीतर हम लोगों को ये प्रिज्यूमटिव पे जो है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बात हम जो बताए हुए हैं कि आपका स्पेशल पे जो है इसको इसके भीतर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि क्योंकि आप यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपने काम किया ही नहीं, है ना, जिस कारण से आपको वहां पे दे नहीं रहा है। अगर आप काम किए होते एक्चुअल में तो वहां पे आपको स्पेशल पे जो है वो भी आपका ऐड कर लिया जाता है इस प्रिजम्पटिव पे के भीतर। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने एक्चुअल में ड्यूटी परफॉर्म किया तो वहां पे स्पेशल ड्यूटी जो है ऐड होता, अदरवाइज वो आपका ऐड इसके भीतर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 के 25 के भीतर। 9 के 25 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे बोला गया स्पेशल पे क्या होगा। 9 के 25 में बोला गया स्पेशल पे क्या होगा, तो स्पेशल पे क्या है, बोला जा रहा स्पेशल पे मीन्स एडिशन टू द पे ग्रांटेड इन कंसिडरेशन ऑफ सम स्पेशल वर्क, है ना। तो किसी को पे के साथ जो एडिशन दिया जाता है, पे के साथ जो एडिशन दिया जा रहा है, किस लिए, क्योंकि उन्होंने कोई तीर मारा है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई मेहनत का काम, कोई आर्डुअस नेचर का ड्यूटी है,
वर्क है वो करता है। जैसे मान लीजिए हार्डशिप अलाउंस वगैरह हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ी एरिया है ना, जहाँ पे आपका कश्मीर में या फिर मान लीजिए आपका अंडमान में कोई रहता है, वहाँ पे उनको बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए मान लीजिए कोई हार्डशिप अलाउंस वगैरह उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मेहनत का काम करने के लिए, कुछ करने के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, कोई स्पेशल पे दिया जा रहा है ना, तो वो आपका स्पेशल पे के भीतर आएगा। कोई स्पेसिफिक एडिशन ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कोई एडिशनल वर्क दिया गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ना, जिसको वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल पे के भीतर ट्रीट करेंगे। तो 9 के 25 में आपका बताया गया स्पेशल पे, जो हमको किसी आर्डुअस नेचर का वर्क है उसके लिए, या फिर कोई एडिशनल वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्पेसिफिक है उसको परफॉर्म करने के लिए हमको ये स्पेशल पे जो है दिया जाता है। आगे बढ़े, आगे बताया गया 9 के 27 में। 9 के 27 क्या बताता है, तो 9 के 27 हमको बताता है सब्सिस्टेंस ग्रांट के बारे में। ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस ग्रांट जो है ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो ये क्या बोला जा रहा है, सब्सिस्टेंस ग्रांट मीन्स monthly grant to a government servant who is not in receipt of pay और लीव सैलरी। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको ना तो पे मिल रहा है ना तो आपका लीव सैलरी मिल रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको जो अलाउंस या ग्रांट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस ग्रांट। जैसे कोई सस्पेंडेड ऑफिशियल है, तो सस्पेंडेड ऑफिशियल को हम क्या देते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस देते हैं, है ना। सब्सिस्टेंस अलाउंस बेसिक पे का कितना परसेंटेज रहता है, कोई हमको बताइए। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो रहता है बेसिक पे का कितना परसेंटेज रहता है, उसका 50% रहता है। अच्छा, इसको हम लोग और बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, 50%, है ना। तो 50, देखिए 50%, अच्छा 50% था, ये 25%, अच्छा 25%, बिल्कुल। तो 25% जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस जब किसी को मिल रहा है, क्या उसको एचआरए दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। चलिए, दिया जाना चाहिए, ठीक है, दिया जाता है नहीं जाता है, ये तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल औरूप जी, वेरी गुड। ऑन फुल बेसिक पे, ये बात याद रखना है। बाकी सारा जैसे आपका डीए वगैरह जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरा बेसिक पे जो है वो आपका आधा हो गया, उसी के बाद आधा कैलकुलेशन होगा। पर यहाँ पे याद रखना है कि सब्सिस्टेंस ग्रांट पे जब हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो फुल एचआरए मिलता है, ठीक है। आप देखिएगा, एक आपका ऑर्डर हुआ था विजिलेंस हैंडबुक, अगर आप पढ़िएगा 2013 वाला, वहाँ पे भी इसको क्लैरिफाई किया हुआ है कि फुल एचआरए मिलता है, और साथ में पहले एक और अलाउंस हुआ करता था सीसीए, कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस, तो ये दो जो है फुल मिलता है, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं होगा, ये आपका फुल मिलता है। बाकी जो है वो आपका 50% हो जाएगा, पर एचआरए जो है फुल मिलेगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट को तो मान लीजिए रेंटेड बिल्डिंग में रहता था, तो ऐसा तो नहीं कि सस्पेंड हो जाएगा तो घर छोड़ देगा, है ना, घर पे तो उसको रहना ही है, तो उसके एचआरए का हम लोग फुल पेमेंट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इंक्रीज और डिक्रीज बाई 50% था ना, बिल्कुल 25% नहीं है। चलिए एक बार हम लोग और ये कर लेते हैं, सी सी ए सब्सिस्टेंस अलाउंस हम लोग देखे हुए थे। तो यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, चलिए मेरा भी दिमाग आप लोग खोटला कर दे रहे हैं, वही हम 50 बोल के फिर हमारा दिमाग गया। अब ये आपका 50 किस लिए आ रहा है, क्योंकि पहले 50 मिल रहा था, फिर उसका 50 आपने किया, है ना, तो उस हिसाब से आपका 25 आप बोल रहे होंगे, ठीक है। तो आपका 50% जो है वो आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना, आपका 50 था पहले, उसके बाद आपका 50% और इंक्रीज और डिक्रीज किया जाएगा। अच्छा बताइए, इंक्रीज डिक्रीज कब हो सकता है, डिक्रीज कब हो सकता है,
डिक्रीज कभी हो सकता है क्या? सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है क्या इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है या खाली इंक्रीज ही किया जाता है? बिल्कुल डिक्रीज भी किया जा सकता है, दोनों हो सकता है। अगर जो मतलब जो प्रॉब्लम है ना, आपका गवर्नमेंट सर्वेंट जो था, अगर उनके एंड में लैकुना है, चार्ज ऑफिशियल विलिंगली डिले कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे उसको आपका 50% घटाया जा सकता है ना। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे एंड पे लैकुना है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सब्सटेंटिव पे, है ना, जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे। सब्सटेंटिव पे क्या बोला जा रहा है? सब्सटेंटिव पे मीन्स पे अदर देन स्पेशल पे, पर्सनल पे और एनी अदर एमोलूमेंट्स क्लास्ड एज पे अंडर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग 9 के 21 के ए के 3 में देखा। इसको छोड़ के जो पे आपका बचेगा उसी को हम बोलेंगे सब्सटेंटिव पे। तो बचा क्या है? आप आ जाइए 9 के इसमें, 9 के 21 के ए के भीतर। अब यहाँ पे बोला ये वाला छोड़ दीजिए, ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, इसको छोड़ देना है। फिर बोला एमोलूमेंट्स जो है इसको भी आपका दूसरा जो प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया, क्लासिफाइड किया गया इस पे, उसको भी छोड़ देना है। तो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो बचा क्या है? बचा बेसिक पे है। तो मेरा सब्सटेंटिव पे का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंटिव पे का मतलब हो गया मेरा बेसिक पे। ठीक है, तो substantive pay means pay other than special pay, personal pay or other emoluments which has been classified as pay under 9 के 21 का ए का 3 by the president to which a government servant is entitled on account of a post to which ही हैज़ बीन अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली, जिस भी पोस्ट में उसको सब्सटेंटिवली अपॉइंट किया गया है बाय रीजन ऑफ हिज सब्सटेंटिव पोजीशन इन दैट कैडर। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडा क्या हुआ? सब्सटेंटिव पे का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जो सब्सटेंटिवली जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, परमानेंट अपॉइंटमेंट, कोई आपको परमानेंट नहीं बोलिए, सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट किसी पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होल्ड कर रहा है, तो उनको जो पे मिल रहा है वहाँ से हम स्पेशल पे उसके भीतर नहीं आएगा, पर्सनल पे उसके भीतर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ भी तो पे के डेफिनेशन में आता है ना। स्पेशल पे, पर्सनल पे और अदर एमोलूमेंट्स, ये सारा भी पे के डेफिनेशन में आता है। तो बोला मतलब पे के डेफिनेशन में जितना सारा पे आता है उसके भीतर स्पेशल पे को हटा दीजिए, पर्सनल पे को हटा दीजिए, और दूसरा जो आपका एमोलूमेंट्स 9 के 21 के ए के 3 के भीतर आता है उसको हटा दीजिए। तो बचेगा क्या? 9 के 21 का ए का 1, जहाँ पे क्या बोला गया? जहाँ पे बेसिक पे के बारे में बताया गया। तो बेसिकली हमारा फंडा क्या आया? सब्सटेंटिव पे का मतलब हो गया बेसिक पे। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला क्लियर है ना कि सब्सटेंटिव पे को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये आपका एक्चुअल में बेसिक पे ही है। अच्छा, लास्ट ईयर ये पूछा भी गया था, बता रहे हैं सब्सटेंटिव पे के भीतर क्या क्या नहीं आता है। बिल्कुल, सब्सटेंटिव पे के भीतर हम लोग देख लिए कि 9 के 21 का ए का 2 जो है वो नहीं आएगा, 9 के 21 का ए के 3 के भीतर जो है वो नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन आपका देखिए, आप जब पढ़ते जाइएगा क्वेश्चन सारा आपका कवर होते ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछेगा इसी के भीतर से, बाहर से तो पूछेगा नहीं, है ना। आगे आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेम्पोररी पोस्ट क्या है, टेन्योर पोस्ट क्या है, टाइम स्केल ऑफ पे क्या है और ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है। तो पहले डिफाइन किया गया 9 के 30 में आपका टेम्पोररी पोस्ट क्या है। तो बोला जा रहा है टेम्पोररी पोस्ट मीन्स ए पोस्ट विच कैरीज ए डेफिनिट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर ए लिमिटेड टाइम। देखिए, आप जब परमानेंट पोस्ट का डेफिनेशन देखे थे वहाँ पे क्या बोला गया था? वहाँ पे भी बोला गया था डेफिनिट रेट ऑफ पे है, बट वहाँ पे विदाउट एनी लिमिट, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं था। पर यहाँ पे सैंक्शन जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, जिस कारण से इसको बोला जा रहा है टेम्पोररी पोस्ट। दोनों का अंतर देखिए, आपको एग्जाम पे जब सवाल पूछेगा वो इस तरीके से पूछेगा, टेम्पोररी का पोस्ट का मतलब होता है जहाँ पे डेफिनिट रेट ऑफ पे नहीं है। पर आंसर वो नहीं है, क्योंकि डेफिनेट रेट ऑफ पे टेम्पोररी पोस्ट में भी होता है, परमानेंट पोस्ट में भी होता है। बट इन टेम्पोररी पोस्ट इट इज फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, और इन परमानेंट पोस्ट आपका इट इज नॉट फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन, वो आपका परमानेंट बेसिस पे है विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। यहाँ पे कोई लिमिट ऑफ टाइम नहीं है,
है ना। तो ये आपको याद रखना रहेगा इन दोनों का अंतर क्या है, ठीक है। आगे आते हैं 9 के 30 के ए में बताया गया आपका टेन्योर पोस्ट क्या है। तो टेम्पोररी पोस्ट हम लोग देखें, आप देख लेते हैं टेन्योर पोस्ट क्या है। तो बोला जा रहा है टेन्योर पोस्ट मीन्स परमानेंट पोस्ट। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि टेन्योर पोस्ट जो है आपसे पूछ सकता है कि टेन्योर पोस्ट इज ए, ऑप्शन है टेम्पोररी पोस्ट, ऑप्शन बी परमानेंट पोस्ट, है ना, ऑप्शन सी मान लीजिए इस प्रकार से कुछ कर दिया। तो आपको याद रखना है कि टेन्योर पोस्ट किसको बोला जा रहा है, तो ये एक परमानेंट पोस्ट है ना, ये टेम्पोररी पोस्ट नहीं है, ये एक परमानेंट पोस्ट है विच इज होल्ड बाय एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट, but the government servant shall not hold the post फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड। जैसे जैसे आपका एसपीएम के पद में आप जाते हो, पीए के पद में जाते हैं, इंस्पेक्टर के पद में जाते हैं और बोलता है कि 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं करना है। तो पोस्ट तो परमानेंट ही है, कोई भी पार्टिकुलर सब डिविजन का इंस्पेक्टर का पोस्ट वो परमानेंट पोस्ट है, बट दिस पोस्ट जो है यू मे हेल्ड इट फॉर मैक्सिमम 3 years। तो ये क्या हो गया, आपका टेन्योर पोस्ट हो गया, वहाँ पे आपका सर्टेन टेन्योर के बाद वहाँ से ट्रांसफर लेना है, दूसरे जगह पे जाना है। तो 9 के 30 के ए में आपका बताया गया है अबाउट टेन्योर पोस्ट। फिर आते हैं हम लोग 9 के 31 के ए के भीतर टाइम स्केल ऑफ पे। टाइम स्केल पे क्या है, हम लोग पहले दिन ही डिस्कस किए हुए थे, है ना, कि ये मेरा मान लीजिए, चलिए ये तो फोटो खराब आ रहा है, इस प्रकार से हमारा देखते हैं ना कि पे स्केल जो होता है यहाँ पे शुरू होता है 25,500, 27,000, 30,000, 35,000, 40,000 करते करते मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है। तो ये शुरू से लेके अंत तक ये जो है इसी को बोला जाता है टाइम स्केल। क्या बोला जा रहा है, टाइम स्केल पे मीन्स पे विच राइजेस बाई पीरियडिकल इंक्रीमेंट। तो शुरू में मेरा यहाँ पे था, मान लीजिए 24,900 में था, फिर हम बढ़े तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँचे, फिर बढ़े यहाँ पे पहुँचे, फिर बढ़े यहाँ पे पहुँचे। तो क्या हो रहा है, टाइम स्केल पे मीन्स पे विच राइजेस बाय पीरियडिकल इंक्रीमेंट। तो हर साल हमको इंक्रीमेंट मिलते गया और हम नीचे से धीरे धीरे ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, या जो भी आप बोलिए, नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते रह गए, है ना, फ्रॉम द मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम से लेके मैक्सिमम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा जो पे है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम स्केल पे, ठीक है। आगे आते हैं 9 के 32 में, जहाँ पे बताया गया ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है। तो क्या बोला जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मीन्स अलाउंस ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ट्रैवलिंग, है ना, इन एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग के दौरान जो खर्चा हमको करना रहता है, और वो ट्रैवलिंग हम किसके लिए कर रहे थे, तो भाई फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट का, पब्लिक का सर्विस देने के लिए हम ट्रैवल कर रहे थे, और उस ट्रैवल के दौरान मैंने खर्चा किया और उसका जो भुगतान हमको हो रहा है उसी को बोला जा रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस बोला जा रहा है दिस इज इंक्लूडिंग अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कन्वेयंस, हॉर्सेस एंड टेंट्स। तो हमारा जो मतलब जो वाहन का हम यूज़ कर रहे हैं, बाइक है, आपका साइकिल है, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मेंटेनेंस, अगर मान लीजिए घोड़ा में हम जाते आते रहते हैं, है ना, तो घोड़ा का जो खर्चा है, या फिर मान लीजिए कहीं पे हम टेंट डाले हुए हैं, ये आपका 1922 का रूल है, उसको भी नहीं भूलना है। तो वहाँ पे हमको जो खर्चा होता है मेरे कन्वेंस के पर्पज़ से, मेरा जो आपका वाहन वगैरह रहेगा उसके पर्पज़ से, जो मेरा घोड़ा या फिर टेंट जहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये सब पर्पज़ से आपका जो खर्चा होगा वो किसके भीतर आएगा, वो ट्रैवलिंग अलाउंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म होता है, जहाँ पे जो डिफरेंट आपका डेफिनेशन है एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है, देखिए सब्सटेंटिव पे जो है वो आपका बेसिक पे ही है, सब्सटेंटिव पे जो है वो आपका बेसिक पे ही है, एनपीए जो है उसके भीतर नहीं आएगा, उसको अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एनपीए आपका सब्सटेंटिव पे के भीतर आना नहीं चाहिए। सब्सटेंटिव पे के ऊपर 20% आपका एनपीए दिया जाता है ना, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो दिया जाता है। आगे आते हैं हम लोग चैप्टर 3, जहाँ पे बताया गया जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज। जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आगे बढ़े, एक बार कंफर्म कर दीजिए। आगे बढ़े या क्या करें, कुंडू जी हाथ हिलाए हैं, बाकी लोग चलिए
दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपको दिक्कत रहेगा आप बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको कुछ उसमें नहीं बोलेंगे। चलिए आगे आते हैं एफर 10, जहाँ पे बोला कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर 10 जो है इसका रूल नंबर भी याद कर सकते हैं आप, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये रूल नंबर भी पूछ सकता है। एफर 10 का रूल नंबर भी आपसे पूछ सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपका एफर 10 में बताया गया। क्या बोला गया कि नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन इंडिया टू ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हिज हेल्थ। तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट के भीतर जो भी सर्विस है, किसी भी सर्विस में किसी भी पर्सन को हम अपॉइंट नहीं करेंगे विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देगा तो हम किसी भी जगह पे उसका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। फिर बोला गया नो डिस्क्रिशन इज परमिसिबल टू एनी अथॉरिटी टू इग्नोर द सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग ऑन अनफिट। अगर किसी सर्टिफिकेट में एक बार किसी को अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, अगर अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया तो उस अनफिट सर्टिफिकेट के आधार पे आप किसी के पास भी ये डिस्क्रिशन नहीं रहेगा कि उसको ज्वाइन करवा दे, है ना। इसका कारण आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्यों ये बोला जाता है कि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अब जब गवर्नमेंट में ज्वाइन करता है तो उसका फैमिली भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब मान लीजिए हमारा डेथ हो गया, अब डेथ हो जाएगा तो मेरे फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, या फिर मान लीजिए मेरे परिवार को जॉब मिलेगा, या जो भी है। तो अगर हम पहले से ही बीमार है, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है अगर पहले से कोई बीमार है भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए और कल उनका डेथ हो जाएगा तब जाके हमको फैमिली पेंशन देना रहेगा, हमको जॉब देना रहेगा, है ना, बहुत सारा दूसरा पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो इसलिए बोला जाता है कि आप पहले फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लीजिए तब जाके जॉब में ज्वाइन करवाइए। अब बोला गया कि एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है, तो बोला जा रहा है इट में ओकेशनली बिकम नेसेसरी टू अपॉइंट एन इंडिविजुअल स्ट्रेट अवे एंड अरेंज द मेडिकल लेटर वन। कभी कभी ऐसा केसेस भी हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहता है, हमको तुरंत उस पोस्ट में किसी को भर्ती करना ही करना है, तो वहाँ पे आपका इवन बिफोर कंडीशन ऑफ अरेंजिंग ऑफ मेडिकल आपका अपॉइंटमेंट कर दिया जा सकता है ना। ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है कि एक्सेप्शनल केसेस में आपका मेडिकल बाद में होगा, पहले ही उसको ज्वाइन करवा दिया जाता है। अब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया पे एंड अलाउंस। देखिए ये 2 नंबर का सवाल होगा, इधर ध्यान दीजिए। पे एंड अलाउंसेस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months in fresh recruit government servant health may be drawn without production of medical certificate। तो कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट हुआ है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, है ना, और उसने क्या हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट हमको दिया नहीं, तो अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया नहीं और उनका क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस था बहुत नेसेसरी था तो उनको क्या किया सीधा आपका आपका अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। तो बोला गया मैक्सिमम उनको 2 महीने तक ही सैलरी मिलेगा विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देता है तो 2 महीने तक ही उसको सैलरी मिलेगा, उसके बाद उसका सैलरी को हम लोग स्टॉप कर देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा तब जाके उसको हम रिलीज करेंगे, है ना। तो ये बात याद रखना है कि बिना ऐसा केसेस रहेगा तो सवाल आपसे पूछेगा मैक्सिमम कितने दिन के लिए आप पे कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में कितने दिन तक आप पे करिएगा बताइए विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा जवाब मेरा, 2 महीने तक के लिए हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया दिस ड्रॉल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस था, हमने उसको अपॉइंटमेंट दे दिया, तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि कुछ और प्रिकॉशन ले लीजिए। क्या करिए, तो बोला जा रहा है ऐसा केसेस अगर होता है तो बोला जा रहा है दिस ड्रॉयल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ लेटर वन ही और शी इज फाउंड मेडिकली अनफिट। मान लीजिए उनका अपॉइंटमेंट तो हम कर दिए और बाद में पाया गया कि वो मेडिकली अनफिट है, तो बोला जा रहा है उनका सर्विस जो है दिस में बी टर्मिनेटेड, उनका सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जा सकता है और उसके लिए बस 1 महीने का समय हम उनको देंगे, 1 महीने का नोटिस उनको दिया जाएगा। कहाँ से 1 महीना कैलकुलेट होगा, तो जिस दिन डेट जो रहेगा, जिस दिन हम उनको कम्युनिकेट करेंगे कि उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा अनफिट घोषित कर दिया गया,
ये कम्युनिकेशन जिस दिन उनके साथ हम करेंगे वहां से 1 महीने का नोटिस हम उसको दिया जाएगा। 1 महीने के बाद क्या हो जाएगा, उनका सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आफ्टर 1 मंथ, है ना, कहाँ से, जिस दिन हमने कम्युनिकेट कर दिया उनका मेडिकल अनफिट सर्टिफिकेट उनके साथ, उसके बाद हम लोग 1 महीने के बाद उनको क्या करेंगे, वहाँ से हम निकाल देंगे, मतलब टर्मिनेट कर देंगे। बस एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया, ये कंडीशन तभी संभव है अगर उनके द्वारा कोई अपील नहीं किया गया फॉर सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर सेकेंड मेडिकल ओपिनियन के लिए एग्जामिन आपका आवेदन किया गया तो वहाँ पे हमको सेकेंड मेडिकल ओपिनियन जो है वो आने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, दिस कंडीशन, अब ये जो हम करेंगे कि 1 महीने का नोटिस देके उनको निकाल सकते हैं, बोला गया ये कंडीशन जो है दिस शैल बी क्लियरली स्टेटेड इन द इनिशियल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जब हम उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में भी ये बात हमको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है जब भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ज्वाइनिंग होता है, एन एंट्री इन सर्विस बुक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एन एंट्री इन सर्विस बुक शैल बी मेड अंडर द सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ ऑफिस दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज फर्निश्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, ऐसा डिक्लेरेशन किनको देना रहता है, तो ये आपका आ जाएगा अंडर द सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस। और इसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, तो ये आपका एंट्री होगा इन द सर्विस बुक। तो सर्विस बुक में ये एंट्री कर दिया जाएगा बाय द हेड ऑफ द ऑफिस दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज फर्निश्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एफर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया था। अब आते हैं हम लोग एफर 11 जहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इज होल टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। जिस कारण से हम लोग बोलते हैं कि अगर कभी भी इवन आपको हेडक्वार्टर लिविंग भी लेना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेके जाना है, क्योंकि 24 आवर्स आपको गवर्नमेंट ड्यूटी करना है तो वहीं पे रहना है ना, बाहर इधर उधर जाना है नहीं। तो जिस कारण से अगर कभी ज़रूरत होगा उसके लिए भी इंटीमेशन देना रहता है। तो बोला जा रहा है होल टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट विच पेज हिम और हर। तो जो गवर्नमेंट हमको पैसा देता है, सैलरी देता है, तनख्वाह देता है, हम उनके सर्विस में 24 आवर हमको रहना है, 24 आवर। होल टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। बोला जा रहा है ही मे बी एम्प्लॉयड इन एनी मैनर, हमको किसी भी मैनर में किसी भी जगह पे आपका अपॉइंट किया जा सकता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी विदाउट एडिशनल रेमुनरेशन। तो हमको किसी भी कैपेसिटी में कहीं पे भी वो काम करवा सकता है विदाउट गिविंग मी एनी एडिशनल रेमुनरेशन। तो ये भी पावर गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एफआर 13 जहाँ पे आपका बताया गया था रिटेंशन ऑफ लियन। ये ऑलरेडी आप लोग देखे हुए थे, ये सारा हम लोग पहले ही देखे हुए थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है लियन कब रखेगा किसी पोस्ट में, तो ये आपका ड्यूटी के दौरान, फॉरेन सर्विस के दौरान, किसी टेम्पोररी पोस्ट में ऑफिशिएटिंग करते वक्त, या है ना, तो ये सारा टाइम पे जब कोई छुट्टी में रहेगा, कोई सस्पेंशन में रहेगा, है ना, ज्वाइनिंग टाइम के दौरान, ट्रांसफ़र जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो ज्वाइनिंग टाइम बोला जाता है। तो ये सारा टाइम पे हमारा लियन जो है वो रिटेन रहेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट में, है ना, रिटेंशन ऑफ लियन ऑन पर्टिकुलर पोस्ट, उस पोस्ट में मेरा लियन रहेगा। अब बोला जा रहा है लियन जो है इट इज़ रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एंड इन एक्सेप्शनल केसेस अप टू 3 years। तो हमारा लियन जो है ये हम लोग ऑलरेडी देखे थे 2 साल 3 साल, इसको हम बताएंगे नहीं। और अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर किसी का डिपुटेशन होता है किसी डेवलपिंग कंट्री के भीतर, किसी का अगर डिपुटेशन होता है किसी डेवलपिंग कंट्री में, जैसे एशिया के भीतर, अफ्रीका के भीतर, लैटिन अमेरिका के भीतर, ये तीनों जो हमारा दिया गया, इसके भीतर अगर किसी डेवलपिंग कंट्री में मेरा डिपुटेशन होता है तो इनिशियली मेरा लियन तो रहेगा 2 साल का, बट कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है अप टू 5 years। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब इसका जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे अगर मेरा डिपुटेशन होता है तो वो 2 से 5 साल हो जाएगा। कौन एक्सटेंड कर सकता है, तो मिनिस्ट्री जो है वो हमारा इसको एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है,
अब ये नो लियन शैल बी रिटेन इन फॉलोइंग केसेस, कौन सा केसेस में लियन रहेगा नहीं, तो क्या बोला जा रहा है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज प्रोसीडेड ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस टू ए पोस्ट सर्विस, तो किसी भी पार्टिकुलर पोस्ट में सर्विस में अगर किसी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वहां पे बोला जा रहा है कि प्रीवियस पोस्ट के प्रति उसका लियन और नहीं रहता है ना, क्यों, तो वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज प्रोसीडेड ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस टू ए पोस्ट सर्विस, तो किसी मतलब किसी भी पार्टिकुलर सर्विस में पोस्ट में अगर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वहां पे उनका जो प्रीवियस पोस्ट रहता है तो बोला जा रहा है वहां पे लियन नहीं रहेगा। ठीक है, फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन में अगर कोई बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब जो भी मैक्सिमम टाइम है एडमिसिबल उससे ज़्यादा रह जाता है ना, 5 साल के लिए था, आपने किसी ने 10 साल रह गया, तो बोला जा रहा है अगर कोई फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन में जाके बियॉन्ड द मैक्सिमम टाइम लिमिट जो एडमिसिबल है उससे ज़्यादा रह जाता है तो बोला जा रहा है नो लियन वहाँ पे रिटेन आपका होगा, कोई भी लियन जो है उसको रिटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग FR 15 जहाँ पे बताया गया ट्रांसफर टू ए लोअर पोस्ट। आगे बढ़े ना, एक बार कंफर्म करिए, आगे बढ़े, इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं हम लोग। एक बार पब्लिक चैट में बताइए आगे बढ़े या क्या करें। चलिए रमिया बोल रहे हैं नो, बाकी लोग, देवेन, दीपंकर यस, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर छोड़ देंगे। चलिए क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रेसिडेंट में ट्रांसफर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू एनी पोस्ट, वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, किसी भी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में प्रेसिडेंट जो है आपका ट्रांसफर कर सकता है। अब बोला जा रहा है एक्सेप्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी और मिसबिहेवियर ऑन रिटेन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड to be appointed to officiate in a post which carries less pay than the pay in which he holds a lien, तो बोला जा रहा है कि इनएफिशिएंस के कारण पे, मिसबिहेवियर के कारण पे या गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा अगर रिटेन रिक्वेस्ट किया गया उसी के आधार पे गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका लोअर पोस्ट में आपका क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, ऑफिशिएट करवाया जा सकता है। अदर देन दिस, ये छोड़ के है ना, एक्सेप्ट दिस केसेस, उनका अपॉइंटमेंट जो है, उनका ट्रांसफर जो है वो आपका किसी लोअर पेइंग पोस्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही बात आपका यहाँ पे बताया गया, एक्सेप्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी, मिसबिहेवियर और रिटेन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू बी अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट इन ए पोस्ट कैरिंग लेस पे, तो जहाँ पे लेस पे दिया जा रहा है मतलब लोअर पोस्ट है, लोअर पे वाला है, तो वहाँ पे आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट इन ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी, मिसबिहेवियर, रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है, आसान था। 16 भी बहुत आसान है, देखिए बाकी सब छोटा छोटा हो जाएगा, हम लोग फटाफट इसको खत्म कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन टू प्रोविडेंट फंड, क्या बोला गया, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको किसी ना किसी प्रोविडेंट फंड में आपका सब्सक्रिप्शन करना रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड हो, है ना, GPF हो, या फिर आपका NPS हो, है ना, या फिर आपका किसी भी प्रकार का फैमिली पेंशन फंड या अदर सिमिलर फंड, तो उसमें क्या करना है हमको, हमको उसमें आपका ये कर लेना है, मतलब उसका हमको सब्सक्राइब करना ही रहेगा, है ना, तो वही बात आपका बताया गया, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ टू सब्सक्राइब टू GPF और NPS और फैमिली पेंशन फंड और अदर सिमिलर फंड जिसको प्रेसिडेंट ने आपका बोला है कि हमको करना ही करना है, उसका सब्सक्रिप्शन हमको लेना ही लेना है, तो उसमें हमको लेना रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ड्रॉयल ऑफ पे एंड अलावेंस, हमको जो सैलरी दिया जाता है, पे किया जाता है, उसको कब से कब तक किया जाएगा। तो बोला जा रहा है एन ऑफिसर शैल बिगिन टू ड्रॉ हिज पे और अलावेंस अटैच टू हिज टेन्योर ऑफ ए पोस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑन विच ही एज्यूम्स द ड्यूटी, जिस दिन उन्होंने ड्यूटी को एज्यूम किया वहां से उनको पे और अलावेंस जो है मिलना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक मिलेगा, तो बोला जा रहा है जिस दिन उसका सर्विस जो है सीज हो जाता है, मतलब लास्ट अंतिम जिस दिन तक काम करेगा वहां तक उनको ये पे और अलावेंस जो है मिलते जाएगा। ठीक है, तो एन ऑफिसर शैल बिगिन टू ड्रॉ पे एंड अलावेंस
attached to his tenure of post with effect from the date on which he has assumed the duty, जिस दिन उन्होंने चार्ज को एज्यूम किया, एंड शैल सीज टू ड्रॉ, कब आपका बंद हो जाएगा, तो बोला जा रहा है जिस दिन उन्होंने आपका ड्यूटी जो है उसको डिस्चार्ज करना छोड़ दिया, तो उस दिन तक आपका पेमेंट होगा। ठीक है, बोला जा रहा है ऑफिसर हु इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी अथॉरिटी, तो कोई भी ऑफिसर जो है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ड्यूटी से एब्सेंट करता है और उसके लिए कोई प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं है, मतलब बिना परमिशन का वो अगर अनऑथोराइज्ड एब्सेंट हो जाता है, तो बोला जा रहा है शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पे एंड अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच एब्सेंस, उस एब्सेंस के लिए उनको कोई भी पे या अलाउंस जो है वो दिया नहीं जाएगा, नो वर्क नो पे आप बोल सकते हैं, है ना। तो 17 में ये बात भी हमको बताया गया। अब 17A जो है और थोड़ा डिटेल्स में इसको बताया अबाउट अनऑथोराइज्ड एब्सेंस। क्या बोला जा रहा है, पीरियड ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और अनऑथोराइज्ड पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक, तो एक क्या हुआ, किसी ने ड्यूटी से एब्सेंट हो गया या फिर अनऑथोराइज्ड वे में किसी स्ट्राइक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये पीरियड जो है अनऑथोराइज्ड एब्सेंस का या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ स्ट्राइक का, दिस मे बी डीम्ड टू कॉज एन इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस। तो 17A जो है ये हमारा ब्रेक इन सर्विस के बारे में भी बताता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी से अनऑथोराइज्ड एब्सेंट रहता है या फिर मान लीजिए वो आपका बैंक कोई भी स्ट्राइक वगैरह अगर करने लगता है ना, तो ये उसका पीरियड जो है आपका ब्रेक इन सर्विस भी किया जा सकता है, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी ने अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं उसको कंडोन करना है तो कर सकता है, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, अनऑथोराइज्ड एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा और वहाँ पे आपका ब्रेक इन सर्विस भी उनका हो सकता है। ठीक है, और ये ब्रेक इन सर्विस जब होता है इसको किस किस मैटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो बोला जा रहा है जो LTC है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे आपका जहाँ पे कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए होता है, जैसे LTC के लिए आपको कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, एग्जामिनेशन APR करने के लिए कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, तो बोला जा रहा है ब्रेक इन सर्विस अगर किसी को किया जाएगा तो वो जो पीरियड है उसको LTC में या फिर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है उसके भीतर काउंट नहीं किया जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात बोला गया, अगर किसी को हमको ब्रेक इन सर्विस करना है तो उसके लिए हमको उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को कि वो अपना पक्ष को रख सके, है ना, बिफोर इन्वोकिंग द पेनल प्रोविजन अंडर 17A। 17A के भीतर हम लोग पेनल प्रोविजन देने से पहले हमको गवर्नमेंट सर्वेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना रहेगा कि वो जस्टिफाई कर पाए किस कारण से वो वहाँ पे नहीं आया था, मतलब जॉब नहीं आया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यूटी में या क्या हुआ था, तो बताने का अपॉर्चुनिटी उनको देना रहेगा। ठीक है, provision of condonation of break in service by competent authority is available but it should not be considered in routine manner। तो बोला जा रहा है कंडोनेशन जो है ब्रेक इन सर्विस का वो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी जो है कर सकता है। मान लीजिए किसी ने अनऑथोराइज्ड वे में एब्सेंट था, है ना, वो आपका ड्यूटी नहीं किया, ड्यूटी को छोड़ के भागा, तो वहाँ पे ब्रेक इन सर्विस कर सकता है ना, और उसको ना भी कर सकता है। तो बोला जा रहा है ये ना करने का जो प्रैक्टिस है इसको भी रूटीन मैनर में ले ही लाना है। इट कैन बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कंसिडर हम कब करेंगे, जब हम बोले थे ना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो जिस कारण से बोला गया कि इट कैन बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया तब जाके आप अपना डिसीजन दीजिए, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर सकते हैं ना, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको मिला है या नहीं मिला है। The authority while deciding the representation should consider all relevant facts, circumstances and nature of grave misconduct of government servant। तो सारा मैटर जो है उसको देखा जाता है, उसी के बाद फाइनल डिसीजन उनको देना रहेगा। तो ये हमारा FR 17A बताता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए ब्रेक इन सर्विस के बारे में कहाँ पे बताया गया, याद रहेगा, बिल्कुल FR 17A में, बिल्कुल। देखिए आपका वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपका FR 17A को इन्वोक कर रहा है उसी के पास पावर रहेगा, है ना।
रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला गया, और यहाँ पे आपका बताया जा रहा था कंप्यूटर। चलिए एक बार इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग अगर किसी का कोई डाउट रहेगा या जो भी रहेगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंडोनेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, है ना। अनऑथोराइज्ड एब्सेंस जो है इट इज़ नॉट, तो यहाँ पे आपका एक चीज़ हम आपको ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पे जब बोल रहे थे आपका अनऑथोराइज्ड एब्सेंस के लिए, जब हम लोग यहाँ पे देखे थे तो इसको नॉर्मली एलटीसी के पर्पस और आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के पर्पस से ही आपका किया गया। पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर हमने इसका इफेक्ट नहीं रखा, ये बात आप देख सकते हैं। अनऑथोराइज्ड एब्सेंस जो हमारा ब्रेक इन सर्विस हो रहा है उसका इफेक्ट हम लोग पेंशन के ऊपर नहीं दे रहे हैं, एलटीसी के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए। पर जहाँ पे आपका डायजनोन का बात बताया जाता है वो सारा पीरियड का आपका फुल ट्रीट किया जाता है और सबके ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आपका बताया गया, देखिए FR 18 में लीव बियॉन्ड 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा जो छुट्टी है तो बोला जा रहा है नो लीव फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हम लोग 5 साल से ज़्यादा छुट्टी जो है वो ग्रांट नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा छुट्टी अगर है तो ग्रांट करने का पावर आपका प्रेसिडेंट के पास ही है ना। तो ये भी हमको याद रखना है, 5 साल से ज़्यादा अगर छुट्टी रहेगा वो केवल आपका प्रेसिडेंट ही सैंक्शन कर सकता है, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पे हो चाहे कोई दूसरा ग्राउंड पे हो, कुछ फर्क आपका नहीं पड़ता है। ठीक है, बोला जा रहा है पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी not covered by grant of leave may be treated as dash known for all purposes, जैसे इंक्रीमेंट, लीव और पेंशन। तो डैश नोन अगर होता है किसी का, अगर विलफुल एब्सेंस है, पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस, ड्यूटी में अगर जानबूझ के नहीं आया है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे बोला गया वो पीरियड को हम डैश नोन ट्रीट कर सकते हैं। और ये बोला जा रहा है डायजनोन जो ट्रीट होता है ये सारा पर्पज से, फॉर इंक्रीमेंट, फॉर लीव और पेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो दिन रहेगा पर्टिकुलर उस दिन को हम घटा देते हैं, पूरा पीरियड को हम नहीं घटाते हैं, बस उस दिन को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पीरियड जो रहेगा ये हमारा आ जाएगा, डायजनोन जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा सारा पर्पज से। पर यहाँ पे जो हम लोग देखे, यहाँ पे हम लोग जो देखे इसको क्या बोला गया, देखिए ब्रेक इन सर्विस आपका एलटीसी के पर्पज से और आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पर्पज से। ठीक है, यहाँ पे एक आपका जीआईडी भी आया हुआ था जहाँ पे पेंशन के बारे में बताया गया था, कॉन्डोनेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, है ना। तो इट इज नॉट इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिनाई द पेंशनरी बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज इन ऑल केसेस ऑफ ब्रेक इन सर्विस। तो बोला जा रहा है ये हमारा इंटेंशन नहीं है ना, जिस कारण से द क्वेश्चन ऑफ कंडोनेशन ऑफ ब्रेक इन सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन रूल्स मे बी क्वेश्चन सो मोटो विदाउट वेटिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमको पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं देना है। आपका अनऑथोराइज्ड एब्सेंस जो रहेगा, अगर कभी किसी जगह पे ब्रेक इन सर्विस हम करते हैं तो वहाँ पे उसका इफेक्ट पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर नहीं देना है, उसको इफेक्ट पड़ेगा एलटीसी के ऊपर और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के ऊपर, इसी दो के ऊपर आपका इफेक्ट आपका आना है, दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। ये तो हम लोग देख लिए, ये भी देख लिए। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग फिर मिलेंगे और कल के क्लास में हम लोग अगला चैप्टर जो है चैप्टर 4 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे के बारे में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या बता रहा है, काइंडली टू, हाँ बिल्कुल आपका कल हम लोग 8:30 बजे से ही क्लास लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 8:30 बजे से, एक्चुअली 8:30 से नहीं करेंगे पर थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है ना, अभी आपका ऑफिस से आते आते ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि आपका 7 7:30 आपका समय भी है, 8:45 तक हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, 8:30 भी आप मान सकते हैं, 8:30 से 8:45 तक हम लोग ख़त्म कर देंगे, मतलब शुरू कर देंगे, ख़त्म नहीं कर देंगे बट शुरू कर देंगे।